हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आई बटन पर आ रहा है। मैं बोलूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.2 में हमको पढ़ना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि कैसे दो अगर स्ट्रेट लाइंस हमारे पास होती हैं तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं और वो कोइंसाइड भी कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज में हमको देखना है कि क्या हम उनको सॉल्व करके देख सकते हैं, और अगर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं तो कौन कौन से मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि दो तरीके होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने का और एक होता है अलजेब्रिकली सॉल्व करने का। जैसा कि आपने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि हमको पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो वो अलजेब्रिक मेथड होता है, और फिर अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। तो इस वाली एक्सरसाइज में हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं। तो अब हम पिछले एग्जांपल्स की बात वापस से करते हैं। पहले के एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा है और वो पूछ रहा है कि बताओ जाइंट व्हील कितनी बार अकेला गई थी और उसने हुपला कितनी बार खेला था। तो पिछली एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल 1 था उसमें हमने इस क्वेश्चन का ग्राफ और इक्वेशन दोनों ही अच्छे से देखी थी, और ग्राफ देखने पे हमको समझ में आ रहा था साफ साफ कि जो ग्राफ है वो पॉइंट 4,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट 4,2 का मतलब क्या बन गया कि x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ये जो पॉइंट है वो हमारी इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करी थी, इंटरसेक्ट करी थी, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, कॉमन पॉइंट। आप यहां पर देख सकते हैं कि उसको कॉमन पॉइंट बोला गया है क्योंकि वो बोथ द इक्वेशंस पे लाई कर रहा है, यानी कि वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए उसको बोला गया है कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट हमको x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके वेरीफाई करने के लिए वो बोल रहा है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमको x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, इन दोनों इक्वेशंस में हमको x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 पुट करना है और चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हम ये वेरीफाई करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब x इक्वल टू 4 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, 0। तो क्योंकि LHS बराबर RHS आ रहा है तो ये वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से हम इधर भी पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 4 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू रख देंगे 2। 3 इंटू 4 होता है 12 प्लस 4 इंटू 2 होता है 8, तो ये कितना आ गया 20। यहाँ से आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो हमारा जो पॉइंट है वो वेरीफाई हो चुका है क्योंकि इसने दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। इसके लिए वो हमसे आगे बोल रहा है कि 4,2 इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस, देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जब हमने इन दोनों लाइंस को सॉल्व किया तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिला। ये जो बोल रहा है वन एंड ओनली वन, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ही ऐसा है जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, और वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो क्या एक से ज्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं, वो हम अभी आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे। यहां पर आपको बस इतना समझना है कि वन एंड ओनली वन का क्या मतलब है, एक और सिर्फ एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 4 का मतलब उसने जाइंट व्हील 4 बार घूमा था और हुपला उसने 2 बार खेला था, क्योंकि y इक्वल टू 2 है। इसी तरीके से अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर की बात करी थी। तो एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था कि कैसे हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, जो कि हमारी आई थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। और एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था कि इन दोनों ही इक्वेशंस का ग्राफ किस तरीके से आता है। आपको ग्राफ में देखने मिला था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही थी, इसीलिए इन दोनों लाइंस को क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इनको कोइंसिडेंट लाइंस बोला जाएगा। और अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस
एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम लेफ्ट वाली साइड में से इधर से 2 कॉमन निकाल लेंगे और राइट में डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि 18 जो है वो 2 से 9 टाइम्स कट जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन है, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई है। तो यहां से आपको देखने मिला कि ये दो इक्वेशन देखने में अलग है बट ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस वजह से इन दोनों का जो ग्राफ हमको देखने मिलता है वो कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक लाइन देखने को मिलती है। अब अगर दो लाइन एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं तो उनके सारे ही पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉमन पॉइंट्स होंगे। एग्जाम्पल 1 में अभी अभी हमने देखा था कि एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा था, इसलिए हमने बोला था कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे ही पॉइंट्स कॉमन है। अगर सारे पॉइंट्स कॉमन है तो सारे ही पॉइंट अपने आप में क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए और यहां पर आपको याद क्या रखना है कि अगर कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। और इसी बात को यहां पर एक्सप्लेन भी कर रहा है कि आप एग्जाम्पल के लिए ईच पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट को 3 रुपए और 1 रुपए रखेंगे तब भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 3.75 और 0.5 रखेंगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं आपको इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवा के दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास है इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 रखने की बात कर रहा है, तो हम रख लेते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 3 रखेंगे और 3 इंटू वाई की जगह 1, तो ये कितना आ गया 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3 और ये कितना आ गया 9। तो आप यहां से देख सकते हैं LHS बराबर RHS आ रहा है। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1, 4 3 जार 12 प्लस 6 दैट इज 18। तो आप देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई हो चुका है LHS और RHS से। अब हम 3.75 और 0.50 भी रख के देख सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और भी रखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो क्योंकि इन लाइंस के बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं इसीलिए इनको बोला जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे कोइंसिडेंट लाइंस के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में वो सबसे पहले हमसे एक सवाल पूछ रहा है कि 2 रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ऐसा हो सकता है कि दो रेल जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। तो आप बोलोगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेल्स होती हैं वो एक दूसरे के कैसी होती हैं, पैरेलल। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कभी भी मीट नहीं कर सकती, इस वजह से वो कभी क्रॉस नहीं करेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, नेवर क्रॉस, यानी कि वो कभी क्रॉस नहीं कर सकती। इसी चीज को वो बोल रहा है कि इन्हीं लाइनों को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। सिंस द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल द रेल्स डू नॉट क्रॉस, दिस ऑल्सो मीन्स दैट द इक्वेशन हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो आप देख सकते हैं कि वो कभी मीट नहीं करेंगी, और अगर लाइन कभी मीट नहीं करेगी तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता तो हम बोलेंगे कि दीज इक्वेशंस विल हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो बड़ा सिंपल सा था कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो देखने मिल रहा है कि वो कभी मीट नहीं करेंगी, तो नो कॉमन सॉल्यूशन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक नई चीज आ रही है जिसको बोला जा रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट पेयर किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट पेयर किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उनको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट, और ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनके पास सॉल्यूशन है उनको बोला जाएगा कंसिस्टेंट पेयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इनकंसिस्टेंट जिनके सॉल्यूशन नहीं है और कंसिस्टेंट जिनके सॉल्यूशन है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्योंकि सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस के केस में भी सॉल्यूशंस आते हैं तो वो भी कंसिस्टेंट कहलाती है, बट कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसी वजह से उसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हमको बता रहा है कि वो डिपेंडेंट पेयर कहलाता है। कंसिस्टेंट तो वो है बट उसके साथ क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको डिपेंडेंट पेयर भी बोल देते हैं।
ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको बस सिंपली ये समझना है कि कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां पे हम देखेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी समरी क्या है। तो ये तीनों लाइंस आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। यहां पर हमको बता रहा है कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जैसा कि हमने बात करी थी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में एक सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, जो कि हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बात कर रहा है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, जैसा कि अभी हमने बात करा था। और तीसरे केस में बोल रहा है कि लाइंस अगर कोइंसिडेंट हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं और उस केस में उसको कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट पेयर भी बोला जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए और अब हम देखेंगे कि इसको हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो इसने बोला है कि एग्जाम्पल्स 1, 2 और 3 में जो इक्वेशंस थी उनको एक बार हम नोट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि इनको नोट करने के बाद हमको क्या देखने मिला। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम अगर अपनी इक्वेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करें और कुछ रेशोस का ख्याल रखें तो हम बिना सॉल्व करे ही बता सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल जाएंगे या फिर वो कोइंसिडेंट रहेंगे। उसके लिए हमको कुछ रेशो देखने पड़ेंगे, तो हम पहले उन रेशोस की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी लीनियर पेयर की जनरल फॉर्म होती है वो क्या थी, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हैं, इनकी मदद से ही हम बता पाएंगे कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल जाएंगी या फिर कोइंसिडेंट रहेंगी। आप देख सकते हैं कि अगर हम a1 अपॉन a2 का रेशो लें और b1 अपॉन b2 का रेशो लें और c1 अपॉन c2 का रेशो लें तो इनमें कुछ रिलेशन है जो हमको सीखने हैं, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, नॉट इक्वल टू, तो उस केस में गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं देखना उसमें, बस आपको चेक करना है कि a1 अपॉन a2 यानी कि दिस अपॉन दिस का रेशो इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आता है तो लाइंस गारंटी से इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब अगर बराबर आता है तो दो केस बनेंगे कि ये दोनों तो बराबर हो गए हैं, आप देखिए कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, पर क्या ये c1 अपॉन c2 के बराबर भी है या नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर हो जाता है तो उस केस में लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। वो कैसे होती है मैं भी आपको 2 सेकंड में समझा रहा हूं। और आप देखिए कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो उस केस में लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए और मैं बोलूंगा कि आप इसको रट लो जिससे कि आपको इसका इस्तेमाल करना अच्छे से आ जाए। अब कोइंसिडेंट लाइन के केस में आप बोल सकते हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सब कुछ बराबर है, तो हम इसको किसके बराबर मान सकते हैं, लेट्स से इट इज इक्वल टू k। तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k a2, b1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k b2 और c1 इक्वल टू कितना आ जाएगा k c2। तो हम a1 b1 और c1 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा k a2 टाइम्स x प्लस k b2 टाइम्स y प्लस k c2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन में से k कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने k कॉमन लिया आप देखेंगे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये जो चीज है वो क्या है आपको दिख रहा होगा, ये तो सेम इक्वेशन यही वाली है। तो क्योंकि एक नंबर के मल्टीप्लाई करने से ही ये वाली इक्वेशन बन जा रही है तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो सेम लाइन की हैं, इसीलिए कोइंसिडेंट लाइंस तो हमारे पास आना ही था। तो ये एक लॉजिक है जो कि मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं और ना भी समझें तो आप इसको रट सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशंस हैं वो हमको क्या बताते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हमको हर इक्वेशन का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम इक्वेशंस को देखकर ही बता पाएंगे कि इनके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, क्या उनका एक सॉल्यूशन है, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। आप सोचिए कि अगर हमको पहले ही पता लग गया कि हमारी इक्वेशंस पैरेलल लाइंस की हैं तो हम उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई ही नहीं करेंगे, हम बोल देंगे कि जब सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है
तो इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अभी जो हमने पढ़ा था उसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, ये बात सही है। बट अगर हमको पता है कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। सिमिलरली हमको पता है कि अगर तीनों रेशो बराबर हो जाते हैं तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, बट अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। सेम केस पैरेलल के लिए भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा था उसका उल्टा भी ट्रू है। तो चलिए अब हम सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हमको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमको इनको ग्राफिकली सॉल्व भी करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देख लेंगे कि हमारे पास a1 कितना है। तो x का जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे a1, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1। b1 आप देख सकते हैं कितना है, y का कोफिशिएंट होता है b1, तो ये हो जाएगा 3। और c1 की अगर बात करें तो हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम 0 बनाएंगे। उसके लिए ये जो 6 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा -6। सिमिलरली a2 कितना आ जाएगा 2, b2 कितना आ जाएगा -3 और c2 कितना आ जाएगा, वापस से यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो 0 बनेगा और इधर बनेगा -12। अब हमको रेशियोज कंपेयर करने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि a1 अपॉन a2 कितना आता है 1/2, और यहाँ पे b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है 3 अपॉन -3 विच इज इक्वल टू -1। तो 1/2 और -1 तो बराबर नहीं होते, तो इस केस में हम बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये जो लाइंस हैं वो गारंटी के साथ क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उसके ग्राफ में हमको साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने ग्राफ किस तरीके से बनाया है तो ये मैं पिछली एक्सरसाइज में आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसका ग्राफ बनाया है और वो आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट है 6,0। तो इस तरीके से उन्होंने इसको ग्राफिकली सॉल्व कर दिया है, और हम बोलेंगे कि सिंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इट मींस इट इज कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 में हमको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको गिवन है उनके नो सॉल्यूशन आएंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन जो है उसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम पहले उसका एलसीएम ले लेते हैं। हमको गिवन है कि 3x माइनस 24y अपॉन 5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 1 है। और ये जैसे ही हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आएगा 15x माइनस 24y प्लस 3। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 5x माइनस 8y प्लस 1 और नीचे कितना है 5, दिस इज इक्वल टू 0। और 3/5 जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेम है, और अगर इक्वेशन सेम है तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और हमने पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है, इसीलिए आंसर आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 में बात कर रहा है कि चंपा एक सेल में गई और उसने कुछ पैंट्स और कुछ स्कर्ट्स खरीदे। जब उसकी फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि उसने पैंट्स और स्कर्ट्स के कितने कितने पीस खरीदे हैं, तो उसने कुछ घुमा फिरा के जवाब दिया और बोला कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो स्कर्ट्स हैं वो पैंट्स के 2 टाइम से 2 कम है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि पैंट के 2 टाइम से 2 कम। फिर उसने बोला कि अगर इसी चीज को दूसरी तरीके से बताया जाए तो सेम तरीके से जो मेरी पैंट्स हैं उनके 4 टाइम से 4 कम है नंबर ऑफ स्कर्ट्स।
तो सबसे पहले तो हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ पेंट्स को मान लिया गया है x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को मान लिया गया y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्कर्ट्स हैं वो पेंट्स से कुछ ज्यादा है, और वो कितनी ज्यादा है, तो पहली इक्वेशन में उसने बोला है कि 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, यानी कि पेंट्स का 2 टाइम्स का 2 कम। तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और इसी तरीके से 4x माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है 4 टाइम्स से 4 कम, तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमको इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास a1 बराबर आ चुका है 2, a2 बराबर आ चुका है 4, b1 बराबर आ चुका है -1, b2 बराबर आ चुका है -1, और c1 बराबर -2, और c2 बराबर -4। अब ऐसे देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1/2, क्योंकि 2/4 है तो उसको आप काट के बोलोगे 1/2, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आपको देखने मिल रही है -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितनी आ गई 1। यहां से हम सीधे सीधे बोल देंगे कि सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब लाइंस को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इनका जब ग्राफ बनाया गया तो वो इंटरसेक्ट करते हुए पाई भी गई हैं, और इस तरीके से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 1,0। इसका मतलब उसने पेंट्स कितनी बाय करी हैं, क्योंकि पेंट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पेंट आ गया है x इक्वल टू 1, यानी कि 1 पेंट, और y 0 आ रहा है, इसका मतलब स्कर्ट्स उसने एक भी नहीं खरीदी है। तो इस तरीके से एग्जांपल 6 हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। पार्ट 1 में बोल रहा है कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। उसमें जो लड़कियां थी उनकी जो क्वांटिटी है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज के जो नंबर है वो कम है, तो बॉयज में 4 ऐड करने से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमको मिल जाएंगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमको ग्राफ प्लॉट करना है और फिर हम देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करते हैं। तो हम पहले इसकी टेबल बना लेते हैं एक्स वाई, और इस तरीके से हमको 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो हम इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब हम x इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो ये जो 4 है वो दूसरी तरफ जाएगा, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6। इसके लिए y कितना आ जाएगा, 6। तो एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है 4,6। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 6 पुट कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की जगह 6 पुट किया है, दूसरी तरफ जाएगा 10 माइनस 6, तो y कितना आ जाएगा, 4। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ चुका है 6,4। अब हम इन 2 पॉइंट्स की मदद से इसका ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमको इसके लिए भी टेबल बनानी पड़ेगी। हमने x की जगह सबसे पहले पुट किया 8, तो आप देख सकते हैं कि अगर x हम 8 पुट कर रहे हैं तो ये जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, और 8 में से अगर 4 गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और इसी तरीके से हम x की जगह 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है वो दूसरी तरफ जाएगा, 6 में से अगर 4 गए तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए 8,4 एंड 6,2। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं हमारे ग्राफ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4,6 को हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है और 6,4 को हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो ये है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ।
इस तरीके से। और x इक्वल टू वाई प्लस 4 का ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने 6,2 यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है और 8,4 यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, और ये दोनों लाइंस इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, जो कि पॉइंट है 7,3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 7,3 इज अवर सॉल्यूशन, यानी कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो चुकी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज हो चुके हैं 3। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। अब हम देखते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 में बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो इसमें पेंसिल और पेन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल मान लेते हैं x और कॉस्ट ऑफ पेन मान लेते हैं हम y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोलेंगे कि 5x, क्योंकि अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी 5x, और 7 पेन की हो जाएगी 7y। दिस इज इक्वल टू 50, ये क्वेश्चन हमको बता रहा है। और दूसरे केस में बोल रहा है कि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 आएगा 5/7 और b1 अपॉन b2 आएगा 7/5। तो यहां से हम बोलेंगे कि सिंस a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आर नॉट इक्वल, तो बोला जाएगा कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उसके लिए हमको इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, आएगी x y, और इस तरीके से 2 पॉइंट हमको फाइंड करने रहेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं तो y कितना आएगा, तो 5 इंटू 3 हमने x की जगह रखा है प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 3 15, 15 जब इधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और 50 माइनस 15 कितना आने वाला है 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 यानी कि 35, और 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं y बराबर कितना आ गया 5। अब हम यहाँ पे एक और पुट कर सकते हैं, इस बार हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही हम 0 पुट करेंगे 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x अगर 50 आता है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10। तो 2 पॉइंट हमारे पास इस इक्वेशन के तो आ चुके हैं। अब हम इस वाली इक्वेशन के भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे, तो उसके लिए x y और हमको ये टेबल बनानी पड़ेगी। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, आपको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है उसमें अगर आप रैंडम वैल्यू कुछ भी पुट कर दोगे तो आपके जो आंसर आएंगे वो इंटीजर में नहीं आएंगे, और फिर आपको उनको प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ऐसी वैल्यूज पुट करने का ट्राई करो जिससे कि आपका जो पॉइंट आएगा वो इंटीजर नंबर का ही पॉइंट आए। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि अगर हम x की जगह 3 पुट करते हैं तो आपको y कितना मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 46। 7 इंटू 3 होता है 21, और 21 इधर चला जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू कितना आएगा 46 माइनस का 21। ये कितना हो चुका है, तो 46 में से अगर 21 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 25, 5y की वैल्यू। तो y कितना आ गया, ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, तो y बराबर आ गया है 5। तो ये एक पॉइंट आ चुका है। इसी तरीके से हम और क्या पुट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे x की जगह पे 8 रख सकते हैं, तो हमको जो पॉइंट्स है वो इंटीजर में मिल जाएंगे। 7x यानी कि 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू कितना आ चुका है 46। 7 8 जार 56 होता है, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 56 दूसरी तरफ जाएगा, 46 में से माइनस हो जाएगा, तो वहां पे बचेगा 5y इक्वल टू माइनस का 10, क्योंकि माइनस 56 जाएगा और 46 में से माइनस 56 माइनस 10, ये इससे कट जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 2। इस तरीके से हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है इसका भी ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी इक्वेशंस और ये हमने उसकी टेबल बनाई थी।
पहली इक्वेशन को हम ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 3,5। तो ये है x इक्वल टू 3 और 1 2 3 4 5 अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये हमको मिल गया है 0.3,5। इसी तरीके से हम 10,0 पर जाएंगे तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट जो है वो 10,0 है। अब हमको इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना रहेगा और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है जिसकी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इसी तरीके से हम दूसरी वाली इक्वेशन को भी प्लॉट कर लेंगे। आप देखिए कि 3,5 हमने बनाया हुआ है और 8,-2 हमको और बनाना है। तो ये था 10, तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 8 और -2, तो यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 8,-2। और इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बन चुकी है। इस तरीके से हम बोलेंगे कि क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है 3,5 पे, तो 3,5 इनका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5 विल बी अवर सॉल्यूशन। यानी पेंसिल 3 रुपए की है और पेन 5 रुपए की है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, दोनों ही पार्ट कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके रेशियोज कंपेयर करके बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल लाइंस है या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2, यानी कि a1 हमारे पास है 5 और a2 हमारे पास है 7। इसी तरीके से b1 हमारे पास है -4 और b2 हमारे पास है +6। अगर हम a1 अपॉन a2 करेंगे वो आ जाएगा 5/7 और b1 अपॉन b2 करेंगे -4 अपॉन 6। इसको आप सॉल्व करोगे ये आएगा -2/3। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि 5/7 -2/3 के बराबर नहीं होता। तो हम बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इस केस में जो कंडीशन होती है वो होती है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड में आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये नीचे वाली इक्वेशन पूरी की पूरी आ जाएगी। 2 9 आर 18, 2 3 आर 6, 2 × 12 आर 24। या फिर आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 भी करेंगे तो सारे रेशो कितने आ जाएंगे 1/2। आप देखिए इसको आप इसके डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको इससे करेंगे 1/2, इसको इससे करेंगे 1/2। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये तीनों चीज अगर बराबर आती है तो कंडीशन लगती है लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब ये वाला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंट है। अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 हमारे पास है 6, a2 हमारे पास है 2, b1 हमारे पास है -3, b2 हमारे पास है -1 और c1 हमारे पास है +10 और c2 हमारे पास है +9। अब हम रेशो कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 6/2 विच इज 3/1। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस गया विच इज इक्वल टू 3/1। तो यहां से आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ चुका है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये c1 अपॉन c2 के बराबर है। तो आप देखिए कि c1 अपॉन c2 10/9 है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्योंकि ये 3/1 के बराबर आ रहा है और ये 10/9 के बराबर। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस की क्या होती है कंडीशन। तो ये हो गया पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी हमको यही बताना है कि जो पेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्यूशन आते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाती है और अगर सॉल्यूशन नहीं आते तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाती है। क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता इसलिए उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। तो पहले वाले केस में इक्वेशन दी है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। आप इजीली देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 आ जाएगा 3/2 और b1 अपॉन b2 आ जाएगा -2/3। तो पहले वाले केस में हम बोल सकते हैं कि लाइंस विल इंटरसेक्ट
क्योंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हमको साफ दिख रहा है। A1 अपॉन A2 आएगा हमारे पास 3/2 और B1 अपॉन B2 हमारे पास आ रहा है माइनस का 2/-3। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 में 2x माइनस 3y माइनस 8 और 4x माइनस 6y माइनस 9 आ जाएगा। इसका हम रेशो लेंगे तो यहाँ से आएगा 2/4 A1 अपॉन A2 का, और यहाँ से आएगा -3/-6 और -8 अपॉन -9 किसका आ जाएगा, C1 अपॉन C2। तो ये आ जाएगा 1/2, ये इससे कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2 और ये -8 अपॉन 9, तो ये प्लस का 8 अपॉन 9। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब लाइन्स आर पैरेलल, और पैरेलल लाइन्स हैं तो ये कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब सॉल्यूशन है, तो ये है कंसिस्टेंट। इसी तरीके से पार्ट 3 हम कर सकते हैं। पार्ट 3 में हमको पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 6 और वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम और 2 3 जार 6, तो 3 3 जार 9x प्लस 5 2 जार 10y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई जाएगा दूसरी तरफ, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और पहली इक्वेशन हमको दी हुई है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 कितना है, 9 अपॉन 9 यानी कि 1, और B1 अपॉन B2 कितना है, 10 अपॉन -10 यानी कि -1। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि ये आ रहा है 1 का रेशो और ये आ रहा है -1 का रेशो। इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और उस केस में हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। पार्ट 4 में आप देख सकते हो कि A1 अपॉन A2 कितना आने वाला है, 5 अपॉन माइनस का 10, और B1 अपॉन B2 आ रहा है -3 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, और ये कितना हो रहा है, माइनस का 1/2। इसका मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर आ चुका है। और अगर हम इसकी बात करें C1 अपॉन C2 की, तो 11 दूसरी तरफ जाएगा तो -11 हो जाएगा, और ये 22 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम इधर लेंगे -11 अपॉन 22 प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/2। तो क्योंकि तीनों ही रेशियो बराबर आ गए, तो हम बोलेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और कोइंसिडेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि वो डिपेंडेंट पेयर हो जाता है, और कंसिस्टेंट तो कहलाता ही है, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। सिमिलरली हम इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, और ये कितना है 2x प्लस 3y। तो आप देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाली पूरी इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आने वाला है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, और ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताना है कि इनमें से कौन से लीनियर पेयर की इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है यानी कि उसका सॉल्यूशन आता है, तो आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन बताना है। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 आ रहा है 1/2, B1 अपॉन B2 वो भी आ रहा है 1/2, और C1 अपॉन C2 -5 अपॉन -10 वो भी आ रहा है 1/2। तो क्योंकि तीनों ही रेशो बराबर है, तो ये कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट अगर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, और इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे, और अगर हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी टेबल बनाने के लिए हमको x y इस तरीके से बनानी पड़ेगी। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो आप देख सकते हैं y की जगह 3 आ जाएगा, और अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो y की जगह 4 आ जाएगा। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे 2,3। तो ये अगर 1 2 3 4 पार्ट्स हमने कर दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स हमने कर दिए, तो 2,3 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,3, और 1,4 यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1,4।
4। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन है इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। और क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब हम पार्ट सेकंड देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में आप देखिए कि a1/a2 आ रहा है 1/3, b1/b2 आ रहा है -1/-3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3 क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये आ रहा है -8/-16 c1/c2 विच इज 1/2। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल लाइंस के केस में लाइंस हो जाती है इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट हो जाती है तो उनका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कंसिस्टेंट के केस में ही आपको ग्राफ बनाना। तो पार्ट 2 हो चुका है, अब हम पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में आप देखिए कि a1/a2 आ रहा है 2/4, b1/b2 आ रहा है 1/-2 और c1/c2 आ रहा है -6/-4। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्योंकि ये प्लस का 1/2 आने वाला है और ये माइनस का 1/2 आने वाला है। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस विल इंटरसेक्ट। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब ये कैसी है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के केस में हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम 2x + y - 6 का ग्राफ बना लेंगे। इसकी टेबल बना लेते हैं पहले हम। तो इसकी टेबल कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं एक्स वाई। अगर हम x = 2 पुट कर देते हैं तो 2 × 2 x = 2 पुट करने पे प्लस y - 6 = 0 आएगा। तो 2 × 2 होता है 4, 4 में से अगर 6 गए तो y - 2 = 0, तो y = भी कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर हम इसी तरीके से x = 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 × 1 यानी कि 2, और 2 में से अगर 6 गए तो माइनस का 4 यानी कि y - 4 = 0, तो y = कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं 2,2 और 1,4। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को भी देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x - 2y - 4 = 0। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 2x - y - 2 = 0। 2 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और बचेगा 0। तो 2x - y - 2 = 0। ये वाला 2 इधर जाके 0/2 हो गया, वो कि 0 ही होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि 2x - 2 = कितना आ गया, y के बराबर। टेबल बना लेंगे x और y। अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 2 और 2 - 2 0, तो 1,0 एक पॉइंट आ गया। अगर हम x = 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 4, 4 में से 2 गए तो 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास चारों पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इनको इजीली प्लॉट कर लेंगे। तो प्लॉट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,2, तो हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। ये हमने इसके पार्ट्स कर लिए। अब हम 2,2 को प्लॉट कर लेंगे तो 2,2 ये आ जाएगा, और 1,4 तो 1,4 ये आ जाएगा। इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से इस वाली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन गई है। और अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं तो 1,0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और 2,2 आप देख ही रहे हैं ये वाला पॉइंट है। तो इसको हम जब हम निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ भी बन जाएगा। तो ये हमने प्लॉट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि 2,2 पे सॉल्यूशन आ चुका है। तो इस तरीके से पार्ट 3 हो चुका है। अब हम देखते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 में आप देख सकते हैं कि a1/a2 आ जाएगा 2/4, b1/b2 आ जाएगा -2/-4, और c1/c2 आ रहा है -2/-5। ये आ गया है 1/2, माइनस से माइनस गया, ये आ गया 1/2, और ये माइनस से माइनस गया। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ रहा है क्योंकि दोनों ही 1/2 हैं, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, नो सॉल्यूशन। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि कंसिस्टेंट के केस में ही हमको ग्राफ बनाना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर 36 मीटर हमको गिवन है। इसके अलावा बोल रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। तो हम लेट कर लेते हैं विड्थ बी x एंड लेंथ बी y। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद बोल रहा है पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36। तो पेरीमीटर का आधा हम लिखेंगे 36 के बराबर। और पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता कितना है तो वो हमको मालूम है, वो होता है P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और जो कि कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये किसके बराबर है? P। तो यहां से हम P की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, पेरीमीटर की वैल्यू है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 हमको गिवन है। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहे तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो हम अभी तक करते आ रहे थे। तो आप उससे तो इजीली कर ही सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि y की जो वैल्यू है x प्लस 4 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई की जगह कितना आने वाला है? x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 36। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। ये वाला जो 4 है वो दूसरी तरफ जाएगा, 36 में से 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 32। 2 से 32 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16। और x अगर 16 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो y आ जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 20। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमने डायमेंशन बता दिए। जो x है यानी कि विड्थ आ चुकी है 16 मीटर की, और जो लेंथ है यानी कि y वो आ चुका है 20 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमको एक ऐसी लीनियर इक्वेशन अपने मन से बतानी है जो कि इसके साथ इंटरसेक्ट करे, दूसरी हमको बतानी है जो कि इसके साथ पैरेलल हो, तीसरी हमको बतानी है जो कि इसके साथ कोइंसिडेंट हो। तो अगर आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशो को समझ चुके हैं तो यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर दोगे तो आप इजीली बता सकते हो। आप बोलोगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। मैं ले लेता हूँ 5x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि 2/5 और 3/2 सेम रेशो नहीं आ रहा, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इस तरीके से हो गया। आप कुछ और भी ले सकते थे, बस आपको ध्यान में रखना है कि a1 अपॉन a2 रेशो जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोई सी भी आप लाइन ले लो, वो इसके साथ क्या कर जाएगी? इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो अब हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड में हमको चाहिए पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, और वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ले लेंगे, मान लीजिए 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y लेने से हमने क्या श्योर कर लिया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है। अब हमको चाहिए कि c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 8 की जगह कोई और सा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगी। अब इसी लाइन को अगर हम c1 अपॉन c2 को भी बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को किसी भी एक अपनी मर्जी के नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 से कर दिया, तो ये जो लाइन आएगी वो क्या आएगी? 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे कि a1 अपॉन a2 का रेशो आएगा 2/6 यानी कि 1/3। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 का आएगा 3/9 यानी कि 1/3। और इसी तरीके से c1 अपॉन c2 का -8 अपॉन -24 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। तो तीनों ही रेशो बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, और आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इस तरीके से आप कितने भी एग्जाम्पल बता सकते हो। अगर हमको कोई एक लाइन दे दी जाए तो हम अपनी मर्जी से इस लॉजिक की मदद से कितने भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन और एक्स एक्सिस मिलके जो ट्रायंगल बना रही हैं, उस ट्रायंगल के हमको वर्टेक्सेस बताने हैं और उसके अलावा हमको उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 इनका ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए हमको इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो x y इस तरीके से तो हम इसकी टेबल बना सकते हैं और इस तरीके से इसकी भी टेबल बन जाएगी। अब हमको 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि इनके सॉल्यूशन होंगे। तो अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आप देखिए -1 से +1 कट जाएगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो -2 + 1 यानी कि -1 और -1 दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का 1 बचेगा। ये हमारे 2 पॉइंट आ चुके हैं। इसी तरीके से हम यहाँ से भी निकाल लेंगे। हम पहले तो x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा 12 और ये इससे कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 6। अब एक बार हम x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6 में से माइनस का 12 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से y इक्वल टू 3 आ चुका है। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। आप देखिए कि 0,1 तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमको 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे। पहले हम इस वाली लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,1 आ गया ये वाला पॉइंट और 1,2 आ गया ये वाला पॉइंट। तो ये हमारी हो गई पहली वाली लाइन। आप देख सकते हैं कि ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली लाइन। ये इस तरीके से जाएगी और दूसरी लाइन को हम बनाएंगे तो 0,6 तो 0,6 आने वाला है यहाँ पर और 2,3 ये है 0,6, ये था 0,1, ये था 1,2 और 2,3 आप देख सकते हैं वो आ रहा है इसी लाइन पे, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आप देखिए कि LHS 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली लाइन पे ये वाला पॉइंट लाई करेगा। तो ये इस तरीके से एक लाइन आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो x एक्सिस को किधर कट करते हुए जा रही हैं। आप देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है 2,3 और हमारा जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है। हमने इसको शेड भी कर दिया है। बस अब हमको इन वाले पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, क्योंकि उस पर जितने भी y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 रहते हैं। तो y इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x इक्वल टू -1। अगर ये 0 है तो x इक्वल टू कितना आ गया -1, यानी कि ये वाली लाइन में ये वाला जो पॉइंट है वो है -1,0। और अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x माइनस 12 किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3 यानी कि 4। तो ये कौन सा पॉइंट है 4,0 जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स भी बना दिए हैं और ट्रायंगल को हमने यहाँ पे शेड भी कर दिया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।